हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीएमसी थेरेपी में आप सभी का स्वागत है। मैं आरती कुशवाहा। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं, जो कि क्लास 12th और नीट के लिए भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो टॉपिक का नाम है आर्तव चक्र। है आर्तव चक्र। या फिर इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, मासिक चक्र। आर्तव चक्र और मासिक चक्र। ये आर्तव चक्र और मासिक चक्र है क्या? पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि आर्तव चक्र है क्या। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। तो आर्तव चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल मादा में होती है। जो ह्यूमन मादा है या एप मादा है यानी लंगूर मादा है, या मंकी यानी बंदर मादा है, तो इन मादाओं में जो हार्मोन्स के थ्रू जो गर्भाशय और अंडाशय में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस आती हैं, उसे हम कहते हैं मासिक चक्र या आर्तव चक्र। एक बार फिर से, तो जो हार्मोन्स के द्वारा या हार्मोन्स के प्रभाव से जो अंडाशय और गर्भाशय में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मासिक चक्र। क्या कहेंगे? मासिक चक्र। तो मासिक चक्र बच्चा समझ में आया? तो मासिक चक्र क्या है? तो मासिक चक्र जो गर्भाशय, मासिक चक्र लिख लेते हैं हम। मासिक चक्र क्या है? जो गर्भाशय व अंडाशय में हार्मोन्स के कारण जो बदलाव होते हैं, जो बदलाव किसमें होंगे? जो मादा शरीर में जो बदलाव होते हैं, उन्हें आर्तव या उसे आर्तव चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। क्लियर? उसे आर्तव चक्र या मासिक चक्र। आर्तव चक्र, जी हाँ, आर्तव चक्र, जिसको हम आप नॉर्मल नाम से जानते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। तो पीरियड्स ही कहलाते हैं आर्तव चक्र। तो बेटा जी, बात हम करते हैं कि आर्तव चक्र आखिर होते किस किस में हैं। तो ये जो प्राइमेट्स जो मंकी होते हैं, एप होते हैं, या ह्यूमन बीइंग्स। इनमें यानी जो मंकी और एप और मानव यानी मनुष्य। तो मनुष्य मादा या मादा एप या मादा मंकी में जो हार्मोन्स के प्रभाव से जो गर्भाशय और अंडाशय में जो परिवर्तन होते हैं, आर्तव चक्र कहलाते हैं। क्लियर? सिंपल सी बात। इतनी बात समझ में आई? चलिए, यहां पर यदि हम बात करें तो आर्तव चक्र, तो जो जनरली आर्तव चक्र जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है बेटा जी, जनरली आर्तव चक्र ह्यूमन बीइंग्स में होता है, उसके पहले हम थोड़ा सा जाने जो गौरिल्ला होता है। गौरिल्ला, तो बेटा गौरिल्ला में 30 से 32 दिन का होता है टाइम पीरियड। कितना होता है? 30 से 32 दिन का। कितना होता है? 30 से 32 दिन का। यदि ह्यूमन बीइंग्स में हम बात करें, तो जो भी हमें ह्यूमन बीइंग्स का ही पढ़ना है आर्तव चक्र। ह्यूमन बीइंग्स की यदि हम बात करेंगे, मनुष्य की बात करें, कौन से? मनुष्य मादा की बात करें, तो ये है ना फीमेल में होगा। मनुष्य मादा की यदि हम बात करें, ह्यूमन फीमेल की बात करें,
तो ये होता है 28 से 29 दिन का। कितना? 28 से 29 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है। 28 से 29 दिन ये प्रक्रिया चलती है। अब ये 28 से 29 दिन क्या क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उन हार्मोन्स के प्रभाव से गर्भाशय और अंडाशय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यही प्रक्रिया कहलाती है मासिक चक्र। और इसी प्रक्रिया को हमको थोड़ा सा समझना है कि वास्तव में होता क्या है, इस है ना इस टाइम पीरियड में होता क्या है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये चीज हमको थोड़ा सा जाननी है। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये सब जानने से पहले थोड़ा सा हम एक लोग की कहानी सुनेंगे। ये सब जानने से पहले थोड़ा एक लोग की कहानी सुनेंगे। हमारे पास है एक सोना नाम की लड़की। सोना है, ये सोना है। चलिए, तो सोना जब माँ के गर्भाशय के अंदर थी, यानी सोना जब माँ के गर्भाशय के अंदर थी, तब इसमें जो है अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण हो रहा था। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता, हम कहेंगे ओवरी में फॉलिकल यानी पुटक बन रहे थे। क्या बन रहे थे? अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण हो चुका था। कब? जब ये गर्भाशय के अंदर थे, यानी माँ के वूम्ब के अंदर थे, गर्भाशय के अंदर थे। तब ये भ्रूण अवस्था में थे, तो भ्रूण अवस्था में ही जो है अंडाशय का निर्माण हो जाता है। तो इसमें जो है अंडाशय का निर्माण हो गया। और कितने अंडाशय का निर्माण होता है? तो लगभग एक ओवरी में 1 मिलियन, एक ओवरी में 1 मिलियन, यानी एक अंडाशय में 1 मिलियन होते हैं। तो ऐसे ही मानव मादा में 2 ओवरी होती है। कितनी होती है? 2 ओवरी होती है। 2 ओवरी में कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन। 2 मिलियन कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन अंडाणु। क्लियर है? कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन अंडाणु। तो ये जब सोना जो है माँ के गर्भाशय के अंदर थी, यानी गर्भाशय में थी, यानी भ्रूण अवस्था में थी, तो उस दौरान ये अंडाणुओं का निर्माण हो चुका था। उस दौरान अंडाणु बन चुके थे। तो उस दौरान ये अंडाणु जो बने थे, तो अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया कहलाती है oogenesis। क्या कहलाती है? oogenesis। क्या कहलाती है? oogenesis। क्या कहलाएगी? oogenesis, यानी अंडाणु जनन। क्या कहलाएगी? अंडाणु जनन। तो उस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? अंडाणु जनन, यानी oogenesis। क्लियर है? अब ये अंडाणु जैसी बन के तैयार हुए, मोना का गर्भाशय में विकास वृद्धि हो रहा है। इसके बाद जैसे जन्म होता है, यानी मोना का क्या हुआ? जन्म हुआ। मोना का हुआ जन्म। तो जन्म होने के बाद इसमें आई प्यूबर्टी। क्या आई बेटा जी? प्यूबर्टी आई। प्यूबर्टी यानी इसमें परिपक्वता आई। इसमें क्या आई? परिपक्वता। परिपक्वता कब आती है? तो ये आती है बेटा जी लगभग 12 से 13 वर्ष में परिपक्वता आ जाती है। कब आ जाती है? 12 से 13 वर्ष में परिपक्वता आ जाती है। मतलब हम यूं कहें कि मोना जब 12 से 13 वर्ष की हुई, तब इसके अंडाशय में अंडाणुओं की संख्या कितनी थी? 60,000 से लेकर के 80,000 तक। 60,000 से लेकर के कितनी? 80,000 तक। ये किसमें थी? एक अंडाशय में अंडाणु कितने होंगे? 60,000 से लेकर के 80,000 तक। क्लियर है? चलिए, तो एक बार थोड़ा सा फिर से, मोना जब माँ के गर्भाशय के अंदर थी, तो मोना में जो है अंडाणुओं का निर्माण हो चुका था। जब ये भ्रूण अवस्था में थी, तो उस प्रक्रिया को हमने बोला oogenesis। अब अंडाणु जनन है ना, इसके बाद उसका होगा जन्म हुआ। तो जन्म होने के बाद ये जब 10 से 13 साल की हुई, मतलब परिपक्व हो गई, तो परिपक्व अवस्था के दौरान इनके पास अंडाणु कितने बचे? 60 से 80,000। कितने बचे? 60 से 80,000। क्लियर है? तो 60 से 80,000 जब इनमें अंडाणु जनन हो रहा था, तो अंडाशय के अंदर जो अंडाणु थी, ये थी पुटक। क्या थी? ये प्राथमिक फॉलिकल। क्या थी? प्राथमिक
फॉलिकल। और प्राथमिक फॉलिकल को जो है एक लेयर से जो है एक लेयर कवर किए हुए होते हैं, एक परत से कवर होते हैं, एक लेयर कवर किए होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल यानी कि प्राथमिक पुटक। क्या कहेंगे उसको, प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक कहेंगे, यानी प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है। कब, जब अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण हो रहा था, यानी oogenesis हो रहा था, यानी अंडाणु जन्म हो रहा था गर्भाशय के अंदर जब सोना थी, तब उस दौरान जो है जो प्राथमिक पुटक बने थे, तो प्राथमिक पुटक को जो है एक लेयर से घेरे हुए थी, पुटक बने थे तो लेयर के घेरे हुए थी, एक लेयर से कवर्ड थे, उसको हमने क्या बोला, प्राथमिक पुटक। क्या बोला, प्राथमिक पुटक। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे आते हैं। अब जानते हैं कि आर्तो चक्र के दौरान वास्तव में होता क्या है। कि सोना की कहानी याद रखना है ना। आर्तो चक्र के दौरान वास्तव में क्या, तो आर्तो चक्र में बेटा जी 3 स्टेज होती है मुख्यतः। कितनी होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी, तो थोड़ा सा हम जानेंगे। आर्तो चक्र, तो आर्तो चक्र में बेटा जी 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होंगी। ध्यान से देखना। पहली अवस्था को हम बोलेंगे, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज यानी रक्त स्त्राव चरण, रक्त स्त्राव चरण, रक्त स्त्राव चरण। दूसरी अवस्था का नाम होता है, फॉलिकुलर या रीजनरेशन फेज। रीजनरेशन फेज यानी पुनः निर्माण अवस्था, पुनः निर्माण अवस्था। इसके बाद जो लास्ट फेज होती है ये कहलाती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या होती है, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। अब ध्यान से सुनना जरा इसको, ल्यूटियल फेज। अब ये आर्तो चक्र को हमने 3 अवस्थाओं में डिवाइड कर रखा है। 3 अवस्थाएं इसमें मिलेंगी, ब्लीडिंग फेज, पुनः निर्माण अवस्था और ल्यूटियल फेज। कहानी यहां से स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनना। पहले थोड़ा सा हम डायग्राम बना लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है मादा जनन तंत्र का डायग्राम। यहाँ पर जो है गर्भाशय में कुछ परतें होती हैं, यहाँ पर गर्भाशय में कुछ परतें होती हैं, और यहाँ पर ये जुड़ा होता है ओवरी, यहाँ पर ये जुड़ा होता है ओवरी। एक नहीं 2-2 ओवरी होती है, मतलब एक जोड़ी ओवरी होंगी। क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्या है, अंडाशय है, ये है आपका अंडाशय। क्लियर है। और ये क्या है, ये परत है एंडोमेट्रियम। कौन सी, एंडोमेट्रियम परत है, एंडोमेट्रियम। क्लियर। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि आर्तो चक्र में होता क्या क्या है। तो बेटा जी ध्यान से सुनने का बिल्कुल, है ना। अब होता क्या है कि आर्तो चक्र में ये 3 फेज हैं, रक्त स्त्राव चरण और पुनः निर्माण चरण यानी रीजनरेशन फेज और ल्यूटियल फेज। क्लियर है, ध्यान से सुनना। अब जैसे ही हम पहली चरण, यानी एक चरण को हम सबको समझेंगे। अभी शुरुआत देखो कहां से होती है, ध्यान से समझना।
सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस यानी हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन्स सीक्रेट कराता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। क्या है? GnRH यानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। तो ये कौन? हाइपोथैलेमस रिलीज कराएगा। और यहाँ से जो है हाइपोथैलेमस की जो रिलीज हुआ है एंजाइम हार्मोन्स, तो ये काम करेगा पीयूष ग्रंथि पर। किस पर काम करता है? पीयूष ग्रंथि पर। तो ये पीयूष ग्रंथि को सिग्नल भेजेगा। तो यहाँ से पीयूष ग्रंथि जो है दो हार्मोन्स निकालेंगे, एक LH और एक FSH, एक LH और एक FSH। ध्यान से सुनना, हाइपोथैलेमस ने जो है एक एंजाइम सीक्रेट किया, तो पीयूष ग्रंथि को उसने सिग्नल दिया। पीयूष ग्रंथि इसके सिग्नल के कारण पीयूष ग्रंथि ने LH और FSH हार्मोन्स रिलीज करवाए। ध्यान से सुनिए। अब इस दौरान जब LH और FSH जो है होते हैं हमारे मतलब सोना के शरीर में, जो है LH और FSH की मात्रा क्या हो गई? हाई हो गई। भाई यहाँ से ये एग्जाम हार्मोन्स बने, तो हार्मोन्स की जो है मात्रा उसकी बॉडी में क्या हो गई? हाई हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई। अब इस हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण तो जो ये FSH है ना, ये FSH हार्मोन्स जो है गर्भाशय यूटेरस की इस एंडोमेट्रियम परत को कर देगा तोड़ना शुरू। क्या करना? तोड़ना शुरू। क्योंकि इस एंडोमेट्रियम में कुछ रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो होता रहता है। तो जैसे ही FSH की हार्मोन्स की जो है सांद्रता ज्यादा होती है, नहीं इसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत टूटना शुरू हो जाती है, जिसके कारण ब्लीडिंग होने लगती है। तो यहां से हमारा पहला फेज स्टार्ट होता है, यानी ब्लीडिंग फेज। अब ये ब्लीडिंग फेज कितने दिन तक रहेगा? तो इसकी अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि बेटा जी होती है, ये मात्र 3 से 5 दिन का होता है। कितना? 3 से 5 दिन ये ब्लीडिंग फेज रहेगा। मतलब 3 से 5 दिन जो है ये FSH और LH ये बहुत ज़्यादा हाई पीक पर होंगे, और जो है इसके कारण जो है एंडोमेट्रियम परत जो है टूटना शुरू हो जाएगी। ध्यान से सुनना। अब ये एंडोमेट्रियम परत टूटना शुरू हुई, तो इसमें उपस्थिति जो है रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स थी, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ब्लड ब्लीडिंग होना यानी योनि पार्ट से यानी योनि द्वार से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ये कब तक होती है? 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन। इसके बाद भैया इस टूटी हुई एंडोमेट्रियम को दोबारा बनवाना भी है, क्योंकि कभी फ्यूचर में सोना को जो है प्रेग्नेंट होना है, नहीं प्रेगनेंसी लाना है, संतानोत्पत्ति करना है, तो उस दौरान जो है संतानोत्पत्ति करने के लिए जो एंडोमेट्रियम की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? कि जब इनका जो है मतलब इसमें भ्रूण बनेगा, तो भ्रूण आकर के जब जो है प्लांटेशन होता है, गर्भवती कोई महिला होती है, तो भ्रूण आकर के इसी एंडोमेट्रियम परत से ही जुड़ता है। अब चूंकि ये यदि पुनः बनेगी नहीं, तो कभी ये मतलब लाइफ उसमें फ्यूचर में जो है कभी ये गर्भवती नहीं हो सकती, नहीं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्लियर? तो इसको बनाना भी बहुत जरूरी है। अब देखना जरा, दूसरा फेज यहां से शुरू हुआ, रीजनरेशन फेज। अब इस दौरान क्या होता है कि यहाँ पे जो ये पुटक बन रहे थे, फॉलिकल बन रहे थे, हमने बताया था ना ये फॉलिकल बन रहे थे, तो ये प्राथमिक पुटक यानी प्राथमिक फॉलिकल थे, अंडाशय के अंदर जो फॉलिकल थे। अब इनमें थोड़ा सा होता है ग्रोथ, इनमें होती है ग्रोथ। क्लियर? इनमें होती है ग्रोथ। अब ग्रोथ होगी तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी, है ना, इस प्रकार से फिर बना लेते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बना लेते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। क्लियर है? ये इनमें जो है ग्रोथ हुई, तो ग्रोथ होने के कारण जो है इनके दौरान एक हार्मोन्स निकलता है। जैसे ये ग्रोथ होती है, क्योंकि हमने
पिछली क्लास में पढ़ रखा था कि ओवम में यानी अंडाशय का काम क्या होता, तो अंडाशय जो है अंडाणुओं का निर्माण कराएगा, और पढ़ा था 2 हार्मोन्स भी निकालता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है? तो यहां से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलेगा। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बेटा जी क्या करेगा, तो रीजनरेशन फेज में क्या होगा, यहां पे आएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स जैसे ही हाई पीक पर होगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहेगा सुनो पिट्यूटरी ग्लैंड, मैं सबसे सुपीरियर हूं, सुपीरियर मतलब मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए या तो LH और FSH रहेंगे या मैं रहूंगा, या तो LH और FSH रहेंगे या मैं रहूंगा। तो ठीक है, पिट्यूटरी बोलती तो क्या करना है, तो बोले मैं सबसे सुपीरियर हूं तो इनको थोड़ा सा आप कम कर दो। तो यहां से जो है नेगेटिव फीडबैक भेजता है, नेगेटिव फीडबैक जैसे भेजेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये नेगेटिव फीडबैक भेजेगा। तो यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है LH और FSH का थोड़ा सा स्त्राव कर देते हैं कम, LH और FSH का स्त्राव थोड़ा सा कर देंगे कम। जैसे इनका स्त्राव होता है कम तो इसकी ये हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। क्लियर है? पहली स्टेज में क्या होता, ब्लीडिंग फेज में जो है FSH की हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए जो है एंडोमेट्रियम परत टूटी थी, इस कारण से, है ना। फिर धीरे धीरे फिर इसमें फॉलिकल में जो हुआ विकास, तो इस विकास के दौरान जो है यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी बना। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या कराएगा भैया, कि ये जो दोबारा जो है एंडोमेट्रियम जो परत टूटी है इसको दोबारा बनाना भी है, क्योंकि यदि ये नहीं बनेगा तो कभी मान लीजिए सोना को फ्यूचर में जो प्रेग्नेंट होना है तो ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाए। ताकि ये प्रेग्नेंट हो सके इसलिए इस एंडोमेट्रियम परत को बनाना बहुत जरूरी है। तो ये एस्ट्रोजन जो है इस एंडोमेट्रियम परत को बनाना कर देगा शुरू, इस एंडोमेट्रियम परत को बनाना कर देगा ये शुरू। अच्छा, इसकी अवधि क्या होती है, तो ये रीजनरेशन फेज होती है, तो इसकी बेटा जी अवधि होती है, इसकी अवधि होती है लगभग 8 से 9 दिन की, 8 से 9 दिन की। कितनी? 8 से 9 दिन की। क्लियर है? मान लीजिए सोना को 1 अगस्त को जो है ब्लीडिंग फेज शुरू हुई थी, यानी आर्तव चक्र शुरू हुआ था। तो ये 3 से 5 दिन तो आपका रहेगा, मतलब 5 तारीख तक लगभग ब्लीडिंग फेज रहेगा। तो 5 तारीख से लेकर के लगभग ये 13वीं 14वीं तारीख तक ये चलेगा कौन, रीजनरेशन फेज। 13वीं तारीख तक चलेगा कौन, रीजनरेशन फेज। क्लियर है? 13वीं तारीख तक, मतलब लगभग 8 से 9 दिन लगभग ये चलेगा। तो इस दौरान जो है यहां पर ये पूरा जो टूटी हुई एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम परत का जो है पुनः निर्माण हो जाएगा। इसके बाद एस्ट्रोजन बहुत हाई है। फिर इसके बाद कहता है कि भाई मैं तो बहुत तेज हुई, मैं तो सुपीरियर हुई। फिर इसके बाद जो है ये कहता है पीयूष ग्रंथि ऐसा करो जरा, LH और FSH को, मैंने LH को जो है आप बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेट कराना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा मात्रा में स्त्रावित कराना शुरू कर दो। तो जैसी 13वां दिन यहाँ पे खत्म होता तो लगता है 14वां दिन। कौन सा? 14वां दिन। तो 14वें दिन बेटा जी, 14वें दिन यहां से जो अंडाशय से जो फॉलिकल थी, पुटिका थी, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte, क्योंकि अब सबका नाम बदल चुका है। तो ये प्राइमरी फॉलिकल भी बोलते हैं, चलिए मेरा नाम भी बदल दीजिए, तो इसका नाम बदल करके हमने कर दिया सेकेंडरी oocyte। क्लियर है? तो जैसे ही 14वां दिन आएगा किसका, आर्तव चक्र का, किसका, आर्तव चक्र का, जैसे ही 14वां दिन आएगा तो 14वें दिन ये जो है, 14वें दिन ये अंडाशय है, तो अंडाशय में क्या है, सेकेंडरी oocyte है। तो ये 14वें दिन सेकेंडरी oocyte यहां से जो है बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा। अब ये बाहर क्यों आया, क्योंकि 14वें दिन जैसे ही इसने बोला था पीयूष ग्रंथि से कि पीयूष ग्रंथि एक काम करो, LH हार्मोन्स को बहुत ज्यादा आप जो है सीक्रेट करा दो। तो 14वें दिन जो है LH हार्मोन्स होता है हाई पीक पर, जिसको हम कहते हैं LH सर्ग। क्या कहेंगे? LH सर्ग। तो LH सर्ग के दौरान 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु निकल करके बाहर आता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन, यानी
अंडाशय से अंडाणु जो है क्या आया है, निकल करके बाहर आया। तो ये प्रोसेस कहलाती है ओव्यूलेशन। और 14वें दिन ही ये जो है दूसरी फेज यानी रीजनरेशन फेज हो जाती है खत्म। जब 14वें दिन ही रीजनरेशन फेज हो जाएगी खत्म। क्लियर है? तो 14वें दिन जब ये रीजनरेशन फेज खत्म हुई, एलएचआर के कारण जो ओव्यूलेशन हुआ, और यदि इसी 14वें दिन सोना अनप्रोटेक्टिव सेक्स करती है, तो ये सोना से सोना नहीं, सोना से सोना मम्मी बन जाएंगी। यदि सोना से सोना मम्मी बन गई तो फिर हम आगे आर्तव चक्र कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो जो प्रेगनेंसी वाला केस हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी वाले केस को हालांकि मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अभी हमारा टॉपिक क्या है, आर्तव चक्र है। यदि यहाँ से जो प्रेग्नेंट हो गए तो सोना से सोना मम्मी बन गई, तो सोना से मम्मी बन गई, तो उसकी प्रेगनेंसी वाला केस चालू हो जाएगा। ये हम आर्तव चक्र को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हम क्या कराते हैं, आर्तव चक्र को पूरा करना है। तो मान लीजिए इस ओव्यूलेशन के दिन जो है सोना ने अनप्रोटेक्टिव सेक्स नहीं किया। अब क्या होगा, तो अब यहां से तीसरी फेज जो है चालू हो जाती है। तीसरी फेज जिसका नाम हमने क्या बोला था, ल्यूटियल फेज। क्या बोला था, ल्यूटियल फेज। तो तीसरी फेज जैसी चालू होती है तो यहां से जो है ये एलएच सर्ग हुआ और अंडाशय से जो है अंडाणु बाहर आया और उसके साथ क्या हुआ, ग्रेफियन जो उसका बाहरी कवर बचा था नहीं, ग्रेफियन फॉलिकल, तो ये बदल जाएगा किसमें, यानी इसने अंडाणु ने जो है मतलब निषेचन नहीं किया, निषेचन के लिए कोई भी शुक्राणु इसको नहीं मिला, तो ये अंडाणु बदल जाएगा किसमें, कार्पस लुटियम में। किसमें बदल जाएगा बेटा जी, कार्पस लुटियम में बदल जाएगा, कार्पस लुटियम में। ठीक है, अब यहां से कार्पस लुटियम जो है, कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकालते हैं। कहां से, कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकालते हैं। तो यहां से कहानी सुनना जरा कि एस्ट्रोजन ने इसका जो है एंडोमेट्रियम को जो है बनवाया, तो अब यहां से कार्पस क्योंकि अनप्रोटेक्टिव सेक्स नहीं करा इसने, मतलब कोई भी इसके वेजाइनल पार्ट में मतलब स्पर्म प्रवेश नहीं किया, तो इस कारण से इसका जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस ओवम का क्या होगा, तो ओवम है ना डीजनरेट होगा। डीजनरेट होने के कारण ये बदल जाएगा किसमें, एक खोखला भाग होता कार्पस लुटियम, पीला कलर का, कैसा, कार्पस लुटियम में बदल जाएगा। तो यहां से कार्पस लुटियम एक टेम्परेरी ग्लैंड यानी टेम्परेरी ग्रंथि के जैसे बिहेव करेगी, तो वो ग्रंथि निकालेगी यहां से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या निकालेगी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन यानी खास तौर से मेनली यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हाई पीक पर होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम की रक्षा करेगा, मतलब इसको मेंटेन बनाए रखेगा। एस्ट्रोजन कहता तुमने बहुत मेहनत की, इसको दोबारा बनाया, अब इसकी रक्षा यानी देखा भाली कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन करेगा। ये कहता है कि इसकी देखा भाली अब मैं करूंगा, तुम्हारी देखा भाली अब मैं करूंगा, तुम खूब फलो फूलो और आगे बढ़ो। कौन करेगा इसकी देखा भाली, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्लियर है। अब जैसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की लेवल जो है ह्यूमन बॉडी में यानी मादा ह्यूमन बॉडी में जैसी ज्यादा होती है, तो इसको आ जाता है घमंड। किसको, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, क्योंकि इसका लेवल बहुत हाई होगा। तो ये फिर से कहेगा किससे, पीयूष ग्रंथि से, कि पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा है कि आप एलएच और एफएसएच को जो है कतई बंद करवा दो, सीक्रेट होना, वरना है ना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यार पीयूष ग्रंथि भी परेशान हो जाती है, किस्म के व्यक्ति हैं ये लोग, है जब से मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। कोई कहता है ना मंदिर का घंटा समझ के रखा है, कोई भी आता है ठोक के चला जाता है। ठीक है, तो यहां से जो है पीयूष ग्रंथि को है ना निगेटिव फीडबैक मिलता है, ये कहती चलिए रुक जाओ, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये क्या करती है कि एलएच और एफएसएच का मंदन करा देती है। जैसे एलएच और एफएसएच जो है सीक्रेट होना कम हो जाते हैं, तो ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन भी कम हो जाते हैं। क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखो, ये आ कहां से रहे थे, इन्हीं की बदौलत ही, पीयूष ग्रंथि की बदौलत ही आ रहे थे। तो ये कहती है रुक जाओ बेटा, तुम इनको कम करा रहे हो, परेशान आ चुकी हो, तंग आ चुकी हो, तुम्हारे है ना रोज का जो है एक दिन लोग खत्म ही कर देते। तो ये जो है इन दोनों को कराती है कम,
जैसे ये कम होंगे तो ये अपने आप कम होने लगती है। अब जब ध्यान से सुनना, जब प्रोजेस्टेरॉन अपने आप कम होगा तो फिर से हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलेगा GnRH हार्मोन सीक्रेट का, क्योंकि हाइपोथैलेमस को कवर मिलेगा, क्योंकि यही तो हमारा मस्तिष्क का है नहीं, पूरे ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल है। तो कहेगा अरे ये फ्यूज ग्रंथि और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ये आपस में लड़ाई कर रही है, तो फिर अस्त व्यस्त हो जाएगा ह्यूमन बॉडी का। तो ये कहता चलिए बेटा तो फ्यूज ग्रंथि तू बुरा मत मान, ये तो है ना छोटे बच्चे हैं ऐसे चिल्लाती रहते हैं, तो इसको ये सिग्नल देता है GnRH हार्मोन्स के थ्रू, तो फ्यूज ग्रंथि पुनः से फिर FSH बनाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे जहां से ये है ना इनका लेवल, इसका लेवल कम हुआ था और फ्यूज ग्रंथि ये इसका लेवल बढ़ा था, तो मतलब जहां से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल खत्म होता तो वहां पे हमारा तीसरा फेज होता है, मतलब आर्तव चक्र का वो लास्ट दिन होता है, यानी वो 28वां या 29वां दिन होगा। 28वें 29वें दिन ये बहुत बिल्कुल अपना जो है इसकी मात्रा हो जाती है बिल्कुल लो, और यहाँ से जब जैसे ही हाइपोथैलेमस को खबर मिलती तो ये जो है सिग्नल भेजता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के थ्रू पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि FSH हार्मोन बनाना शुरू कर दो। तो जैसे ही FSH हार्मोन बनता तो फिर से ये एंडोमेट्रियम परत टूटना शुरू हो जाती है, मतलब फिर से ये दूसरा आर्तव चक्र शुरू हो गया। क्लियर है? क्लियर है? एक बार से हम इसको पुनः रिवाइज करते हैं, एक बार पुनः रिवाइज करेंगे कि फर्स्ट ब्लीडिंग फेज में क्या हुआ था, हाइपोथैलेमस में से जो है GnRH हार्मोन्स बना, तो इसने सिग्नल दिए फ्यूज ग्रंथि को, LH और FSH हार्मोन्स बने। इन हार्मोन्स के द्वारा जो है गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है तीसरे नंबर की सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम की, ये परत टूटना शुरू हो जाती है। इस परत में होती है रक्त वाहिकाएं, तो रक्त वाहिकाएं जैसी टूटती हैं तो वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, यानी ब्लड बाहर आने लगता है वेजाइनल पार्ट से। तो ये प्रोसेस चलती है 3 से 5 दिन। इसके बाद अब यहां से जो है फॉलिकुलर यानी जो है प्राइमरी फॉलिकल में थोड़ा विकास होता है, तो विकास के दौरान ड्यूरिंग टू इसमें डेवलपमेंट, तो यहां से बनता है कौन, एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स। क्या बनता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो ये प्रोसेस चलती है ब्लीडिंग फेज जो है 3 से 5 दिन, और जहां से तीसरे 5वां दिन खत्म हुआ तो यहां से एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनने लगता, तो दूसरी फेज लग जाती है रीजनरेशन फेज। तो इस रीजनरेशन फेज में जो है एस्ट्रोजन हाई पीक पर हो जाता है और इसको घमंड आ जाता है, बोले मैं सबसे बड़ा हार्मोन्स हूं, हार्मोनों का हार्मोन है ना, हार्मोनों का हार्मोन्स हूं। तो सुनो पीयूष ग्रंथि, या तो मैं रहूंगा या LH या FSH रहेगा, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो कहते यार बड़ी समस्या है, तो एस्ट्रोजन की भी बड़ा है तो यार बड़े की सुनना पड़ेगा। तो पीयूष ग्रंथि कहती ठीक है भैया आपकी बात नतमस्तक है, तो ये LH और FSH का मंडन कर देते। मंडन कैसे हुआ, ये नेगेटिव फीडबैक देखता है पीयूष ग्रंथि को, यानी कैसा नेगेटिव फीडबैक देगा, तो नेगेटिव फीडबैक के कारण पीयूष ग्रंथि LH और FSH का थोड़ा सा मंडन कर लेती है। अब यहाँ पर जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स हो गया हाई पीक पर, तो हाई पीक पर हो गया बेटा जी, तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हाई पीक पर होगा तो यहाँ पर जो टूटी हुई एंडोमेट्रियम थी, तो इस टूटी हुई एंडोमेट्रियम के पुनः से मरम्मत कराना शुरू कर देता है। इसके बाद ये प्रोसेस चलती रहती है, लगभग 8 से 9 दिन चलती है। इसके बाद जैसे ही 14वां दिन आता है, 13वें दिन, जैसे 13वां दिन आएगा, 13वें दिन मतलब इसमें धीरे धीरे एस्ट्रोजन बोलेगा पीयूष ग्रंथि से, हाँ पीयूष ग्रंथि अब एक काम करो, LH और FSH की मात्रा एकदम हाई कर दो, LH और FSH के एकदम पुनः से स्त्रावित कराना शुरू कर दो। तो कहते यार बड़ा परेशान कर रहा है एस्ट्रोजन, कभी बंद करता कभी चालू करने को कहता, ठीक है बात माननी पड़ेगी, बड़ा तो है ना। तो इस कारण से इसके पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, तो यहाँ से LH और FSH हाई पीक पर हो जाता है। जब हाई पीक पर होता है तो यहाँ पर सेकेंड फेज यानी रीजनरेशन फेज का 14वां दिन आ चुका होता है। कौन सा दिन? 14वां दिन आ चुका। तो 14वें दिन ये LH होगा अपने हाई पीक पर, कहाँ होगा? हाई पीक पर, जिसको हम कहते हैं LH सर्ग। क्या कहेंगे? LH सर्ज। क्या कहेंगे? LH सर्ज कहेंगे। तो ये LH सर्ज के कारण यहाँ से जो है ग्रेफियन अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल के आता है, अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल करके आता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन, यानी LH सर्ग के दौरान जो है ओव्यूलेशन हुआ। अब यहाँ से जो है नीट में अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओव्यूलेशन किस हार्मोन्स के हाई पीक पर होने से होता है? तो भैया जी कौन से, यानी LH सर्ज के दौरान जो है ओव्यूलेशन हुआ। क्लियर? अब इसके बाद
ये ओव्यूलेशन हो गया। तो ये यदि इस दौरान जो है कोई भी मादा जो है अनप्रोटेक्टिव सेक्स करती है, यानी संभोग प्रक्रिया करती है, उस संभोग प्रक्रिया के दौरान यदि एक भी हार्मोन शुक्राणु उसके जो है वेजाइनल पार्ट में एंटर कर गया, तो उस दौरान ये जो है अंडा से जो ओवम रिलीज हुआ था ये उससे मिल जाएगा और निषेचन कर लेगा। तो ये कब तक, लगभग 24 आवर्स के उसमें टाइम पीरियड में ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी चाहिए, वरना इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है ये ओवम जो है ये बदल जाएगा किसमें, कार्पस लुटियम में। किसमें बदल जाएगा, कार्पस लुटियम में। तो जैसे ही ये कार्पस लुटियम में, मतलब इसमें निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो तीसरी स्टेज लगना शुरू हो जाती, तीसरी स्टेज लग जाती है, जिसको हम कहते हैं लुटियल फेज। क्या कहेंगे, लुटियल फेज। तो अब इस लुटियल फेज में ये बदल जाएगा ओवम अंडाणु किसमें, कार्पस लुटियम में। और कार्पस लुटियम यहां से स्त्रावित कराता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, क्योंकि कार्पस लुटियम एक अस्थायी ग्रंथि के जैसे बिहेव करेगा, और ग्रंथियां क्या कराती हैं, हार्मोन्स और एंजाइम स्त्रावित कराती हैं। ठीक है, तो यहां से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्त्रावित होगा, तो ये प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा हाई पीक पर, मतलब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी मादा बॉडी में। तो इसके कारण से इसको घमंड आ जाएगा, बोले सुनिए पीयूष ग्रंथि, अब आप LH और FSH को धीरे करिए, वरना हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। अरे पीयूष ग्रंथि भी यार परेशान हो जाती है, कहती है अरे इनके नखरे, हमेशा नखरे ही उठाने पड़ते हैं, रुकिए जरा। तो ये क्या करती है, इस पर निगेटिव फीडबैक आता है, तो ये जो है अपने आप को नहीं LH और FSH का कर देती है मंदन। मंदन मतलब स्त्राव होना कर देती है कम। तो जैसे ही इनका स्त्राव होना कम होता है, तो इनकी मात्रा फिर से कम हो जाती है, इसकी मात्रा कम होने लगती है। तो इस कारण से अब क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था इसको एंडोमेट्रियम, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन की मात्रा हुई कम, तो ये एंडोमेट्रियम पुनः टूटना शुरू हो जाती है। मतलब हम कहते हैं कि अगला आर्तव चक्र फिर से शुरू होने लगा। अच्छा, अब ये जो है आर्तव चक्र की प्रोसेस जो है अल्टरनेट मंथ में होती है। अल्टरनेट मंथ में मतलब कि एक मंथ इससे लेफ्ट ओवरी से होगी, तो नेक्स्ट मंथ जो है राइट ओवरी से। मान लीजिए अगस्त में जो है, अगस्त के महीने में जो है लेफ्ट मंथ यानी लेफ्ट जो है ओवरी से हुई थी, तो सितंबर में जो है ये, सितंबर में ये राइट ओवरी से ओव्यूलेशन होगा। मतलब ये अल्टरनेट जो है प्रोसेस में चलते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा कुछ कीवर्ड जान लेते हैं। क्लियर है, तो ये चीज क्लियर है। अब थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। तो जब भैया मोना 12 से 13 वर्ष की थी, तो उसमें जो है परिपक्वता शुरू हुई थी, प्यूबर्टी आई थी, और प्यूबर्टी के दौरान जो पहला आर्तव चक्र आया था, प्यूबर्टी आई थी, प्यूबर्टी के दौरान जो पहला आर्तव चक्र था, तो जो पहला आर्तव चक्र होता किसी भी मादा यानी फीमेल का, किसी भी फीमेल का जो पहला जीवन का जो पहला आर्तव चक्र होता है, वो कहलाता है पहला आर्तव चक्र, यानी पहला आर्तव चक्र जो होता है वो कहलाता है मेनार्क। क्या कहलाता है, मेनार्क। उसको क्या कहते हैं, मेनार्क। और जो किसी भी मादा का यानी फीमेल का अंतिम आर्तव चक्र होता है, जो अंतिम आर्तव चक्र होता है, अंतिम। अच्छा, ये पहला आर्तव चक्र कब आया था, पहला आर्तव चक्र आया 12 से 13 वर्ष की उम्र में, और अंतिम आर्तव चक्र होगा लगभग 45 से लगभग 45 से 50 ईयर्स, लगभग 45 से 50 ईयर्स, यानी 45 से 50 वर्ष की आयु में जो किसी भी फीमेल मादा का, यानी मादा का जो अंतिम आर्तव चक्र होगा, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। तो ये दोनों वर्डों पर नीट से क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से LH सर्ग से, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो है आर्तव चक्र यानी फीमेल प्राइमेट्स, जो मतलब ह्यूमन बींग्स जो मादा है, यानी फीमेल में, ह्यूमन बींग्स के फीमेल में आर्तव चक्र कितने दिन का होता है, तो 28 से 29 दिन का होता है। और पहला आर्तव चक्र होता है उसको हम मेनार्क कहते हैं, और जो अंतिम आर्तव चक्र होता है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। और ओव्यूलेशन किसके दौरान हुआ था, LH सर्ग के दौरान हुआ था। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और यदि आप कोई भी बायोलॉजी का या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का आपको टॉपिक यदि नहीं समझ में आता, आपको लगता है ये टॉपिक बहुत कठिन है और उसको आप बहुत आसान भाषा में, जैसे कि ये समझा हमने, ऐसी आसान भाषा में यदि कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर उस टॉपिक का नाम कमेंट करके हमें बताइए, तो कोशिश करेंगे हम उस टॉपिक को और आसान भाषा में आपको समझा पाए। ठीक, क्लियर? और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए कठिन से कठिन टॉपिकों को आसान से आसान भाषा में आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।